गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे और मीटिंग एंड हो गई थी, राइट? ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने लास्ट में मैं नहीं बता पाया था, बाकी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था पूरा कि जो ग्राफ हम जब बना रहे थे तो साइन एक्स का तो नॉर्मल ग्राफ बन रहा था, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का ग्राफ था, ये पैराबोला बन रहा था। पैराबोला बन रहा था सच दैट इसका जो ये एक्सट्रीम पॉइंट था, दैट एक्सट्रीम पॉइंट इज -1/2, 3/2। दिस पॉइंट इज -1/2, 3/2, 3/4। ठीक है। और डेफिनेटली ये वन को यहाँ पे क्रॉस कर गया है, यहाँ पे वन को क्रॉस कर गया, वन को क्रॉस कर गया तो ऊपर जाएगा, तो कोई सॉल्यूशन मिलना नहीं है यहाँ पे। और -π/2 पे इसकी वैल्यू भी -π/2 पे इसकी वैल्यू भी एक्चुअली -1 पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट होना चाहिए ना, थोड़ा सा ग्राफ सही स्केल पे नहीं बनाया, अदरवाइज ये वाला जो +1 जब ये ग्राफ होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्राफ होगा -1 पे। ये -1/2 था और ये -π है, तो -π के पहले ही -π/2 के पहले ही ये +1 हो जाएगा, -π/2 के पहले ही +1 हो जाएगा, और एक बार +1 क्रॉस कर गया तो फिर ऊपर ऊपर जाते जाएगा। तो कोई सॉल्यूशन इसका मिलना ही नहीं है, क्योंकि -1 से 0 के बीच में ही ये 0 से लेके 1 के बीच में है, और -1 से लेके 0 के बीच में साइन एक्स तो नेगेटिव चल रहा है, तो कोई सॉल्यूशन इसका पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन। तो खैर वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट एंड हो गया था, बट ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। तो वी वर डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड विद ग्राफ्स। नहीं, रेंज में तो लाई करेगा बेटा, रेंज का क्वेश्चन नहीं है, रेंज से रिलेट मत कर देना। रेंज से रिलेट करके आप डायरेक्ट नहीं लिख लिख सकते हो इसको। देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अगर आप लिख रहे हो तो इसकी रेंज होती है -1 से +1, और इसकी रेंज होगी 3/4 से इंफिनिटी। तो भाई साहब, कुछ रेंज है जो दोनों में कॉमन है, कॉमन रेंज है, वो डेफिनेटली 3/4 से +1 की है। ये दोनों के अंदर अवेलेबल है, इसके अंदर भी अवेलेबल है 3/4 to 1, और इसके अंदर भी अवेलेबल, जो अपने आप में अच्छी खासी रेंज है मतलब। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि जब ये 3/4 से 1 के बीच में आ रहा है, कौन सा, ये जब 3/4 से 1 के बीच में आ रहा है, तो ये 3/4 से 1 के बीच में जब आ रहा है, तो जो x है वो -1 से 0 के बीच में आ रहा है। एक तो -1 पे वैल्यू +1 हो रही है, -1 पे वैल्यू +1 हो रही है, और 0 पे वैल्यू +1 हो रही है, और -1 से 0 के बीच में साइन की वैल्यू तो नेगेटिव है। ये +1 के नीचे है, बट इसके दोनों के बाद में +1 से ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली -1 से +1 0 के बीच में अगर कोई सोल्यूशन नहीं आया तो आना ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद में ये 1 से ऊपर निकल जाएगा, और ये तो बेचारा -1 से +1 के बीच में ही करेगा। तो कॉमन रेंज तो दोनों की आ ही रही है, पर सॉल्यूशन एक भी नहीं आ रहा। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। एक टिपिकल पैटर्न है बेटा क्वेश्चंस का, उसको कर लेते हैं हम लोग। कभी कभी आपको इस टाइप का देखने को मिलता है, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस which is lying between -2π to 5π। -2π से +2π के बीच में आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको करने के लिए ना, सबसे पहले आप इसको समझ जाओ, इसको समझना कि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैक्सिमम एक टाइप का फंक्शन है, आप ये समझ
सकते हो कि मैक्सिमम एक टाइप का फंक्शन है, जैसे मैक्सिमम 2,1 अगर मैंने किया तो आपका आउटपुट जो है वो 2 आएगा, क्योंकि 2 और 1 में से सबसे बड़ा कौन है, वो 2 है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा कि मैक्सिमम ऑफ 1,-1 क्या आएगा, तो आप बोलोगे +1 आएगा। अगर यही मैंने लिख दिया मिनिमम ऑफ, बेटा ये तो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ उस पर समझो ना, मैंने देखे रखा हुआ है बेटा। मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ 1,-1 अगर किया, तो इन दोनों में से, इन दोनों जो 1 और -1 है, इन दोनों में से मिनिमम -1 है तो -1 आएगा। तो जो आपको दे के रखे हुए हैं अंदर, है ना, उनमें से अब आपको मैक्सिमम उठाना है कि मिनिमम उठाना है, ये डिपेंड करता है आपको मैक्सिमम लिखा हुआ है कि मिनिमम लिखा हुआ है। अगर मिनिमम लिखा हुआ है तो आपको छोटी वैल्यू पिक करनी है, और अगर मैक्सिमम लिखा हुआ है तो आपको बड़ी वैल्यू पिक करनी है। ठीक है। अब मान लो सपोज किसी ने लिख दिया मैक्सिमम ऑफ 100, -99, तो आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा 100। या यही केस में मिनिमम लिख दिया कि मिनिमम ऑफ 100, -99 क्या होगा, तो आप बोलोगे इन दोनों में से सबसे छोटा होगा -99। अब इन जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए थे, इनमें कहीं भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं थे, हर जगह क्या थे, नंबर इन्वॉल्व थे। बट अगर मैंने आपको मान लो ये दे दिया कि मुझे ऐसा करो, मिनिमम ऑफ sin x and 2, इसका मिनिमम निकाल के बताओ कि भाई sin x और 2 जो दो नंबर्स हैं, या दो वैल्यूज जो भी आएंगी, एक sin x है और एक 2 है, इन दोनों में से मिनिमम कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे कि सर sin x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि x कुछ भी हो डजेंट मैटर, x कुछ भी हो डजेंट मैटर, sin x तो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो sin x से आउटपुट आना चाहिए। यहीं अगर मैं आपसे दे देता मैक्सिमम ऑफ sin x, 2, तो आप क्या आउटपुट देते, इस बार दे देते आप 2। अब अगर इसी में मैं आपको आउटपुट दे देता, इसी को अगर मैं दे देता, मान लो सपोज मिनिमम ऑफ x² + x+1, जिसको अभी मैंने जो अभी अपन ने देखा था, और 0, तो आप आउटपुट क्या बोलते, तो 0 ही आउटपुट आता, क्योंकि आपको पता है x² + x+1 की रेंज 3/4 टू इन्फिनिटी है। x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, डजंट मैटर, 0 ही हमेशा छोटा आने वाला है। ठीक है। अब यहां तक जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल ये दिए, सारे में मैंने एक ही जगह वेरिएबल को घुसाया, दो जगह वेरिएबल को नहीं घुसाया। अगर मैं दो जगह वेरिएबल को भी घुसा देता, मान लो अगर मैं ये लिख देता कि मुझे चाहिए मिनिमम ऑफ x² + x+1, sin x, तो अब मेरा आंसर क्या होता, अब मेरा आंसर डेफिनेटली होता सिर्फ sin x। सिर्फ sin x क्यों होता, तो अगेन मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊंगा, इसमें से देखो -1 से +1 के बीच में, नहीं रेंज की बात नहीं है इसमें, रेंज तो दोनों की कोइंसाइड कर ही रही है ना, वो तो मैंने आपको बताया कि इस वाले केस में भी रेंज दोनों की 3/4 टू +1 आ ही रही है, कॉमन रेंज है दोनों के पास में। पर हमेशा आप देखोगे फॉर x बिलोंग्स टू R, सारे x के लिए x² + x+1 जो होगा, उसका ग्राफ हमेशा sin x से ऊपर आ रहा है। मतलब बोले तो इसकी जो वैल्यू आ रही, कोई भी x ले लो आप, और इसकी जो वैल्यू आ रही, उसमें से x² + x+1 की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, sin x से बड़ी आ रही है। ये ग्राफ आपको बता रहा है, राइट। -1 से 0 के बीच में भी ये बड़ा है, x² + x+1 ही बड़ा है, और बचे हुए में तो सब में डेफिनेटली बड़ा है ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं साइन एक्स के कंपैरिजन। क्योंकि ग्राफ हमेशा किसका ऊपर है, किसी भी एक्स, मान लो ये वाला एक्स आपने ले लिया, तो यहाँ एक्स के लिए भी ये वाला ग्राफ ऊपर है इससे। आप यहाँ पे कोई एक्स ले लो, यहाँ पे भी एक्स के लिए वाला ग्राफ ऊपर है। इनफैक्ट -1 से 0 के बीच में भी ग्राफ देख लो, साइन एक्स तो नेगेटिव है, x² + x+1 पॉजिटिव है, तो हमेशा x² + x+1 साइन एक्स से बड़ा है।
तो मैं लिख देता हूँ कि मिनिमम अगर मेरे को चाहिए तो हमेशा साइन एक्स आएगा। ठीक है, ये एक मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट हो गया। बट आपको यहाँ पे चाहिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम का आपको करना है साइन एक्स और कॉस एक्स थे। दोनों की रेंज सेम होती है। बट अब इसको जज करने के लिए क्या करोगे, तो कभी भी ये वाली चीज अगर आपको करनी है तो आपको ग्राफ के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ ही आपको एक आइडिया देगा कि साइन एक्स और कॉस एक्स में वैल्यूज में किस तरीके से आपको मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा। एक साइकिल ले लेता हूं मैं। एक साइकिल के बाद तो वैल्यूज रिपीट होती हैं, इसीलिए मैं अब वैल्यूज रिपीट नहीं करूंगा। ये होती है साइन एक्स की, और कॉस एक्स की होती है, बताइए। ये होता है कॉस एक्स का 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई। अब आपको चाहिए दोनों में से मैक्सिमम, तो दोनों का आपको चाहिए बड़ा वाला पार्ट। तो दोनों का जो बड़ा वाला पार्ट है वो पिक करके आप मैक्सिमम साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का ग्राफ बना लो। मतलब आप बोलो कि देखो सर, यहाँ से चालू करते हैं, इन दोनों में से यहाँ तक तो साइन एक्स पड़ा है, सॉरी कॉस एक्स पड़ा है। उसके बाद आ जाता है साइन एक्स पड़ा। जो बड़ा है वो पिक कर लो, जिसका ग्राफ ऊपर है वो पिक कर लो, ये हो जाएगा आपके पास मैक्सिमम का ग्राफ। अब इसके बाद में ये वाला ग्राफ आप उठा लो। जो ग्राफ ऊपर है उसकी वैल्यू बड़ी है, उसकी वैल्यू बड़ी है तो उसको जज करना है, उसको लेना है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम का ग्राफ है, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, ये मैक्सिमम का ग्राफ है। कहीं पे cos x है, कहीं पे sin x है, डजेंट मैटर। बट दोनों में से जो बड़ा है, जो ऊपर है ग्राफ में, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकली ज्यादा है, वो ऊपर आ गया है। अब जब आपको चाहिए 1/2 के बराबर, किसके बराबर चाहिए, 1/2, तो अब आपको ये पता है कि +1/2 आता है। देखो ये वाली वैल्यू होती है -1/√2, सॉरी +1/√2, और 1/2 आता है इससे छोटा। 1/√2 से 1/2 छोटा होगा। तो छोटा होगा तो 1/2 अगर आप देखोगे कि अब कितनी बार ये ब्लू वाले ग्राफ से टकराएगा, 0 से 2 पाई के बीच। तो आप देखोगे एक बार तो यहाँ टकराएगा भाई, और एक बार यहाँ टकराएगा। राइट, एक पाई से छोटा आएगा और एक 3 पाई/2 से बड़ा आएगा। ठीक है, आपको समझ में आना भी चाहिए। एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में इसीलिए आ जाएगा क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव होता है, कॉस एक्स नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स से बड़ा आता है। तो 1/2 एक बार आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव होता है और sin x से बड़ा ही होता है, तो एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आप देखोगे भी तो आपको ये वाली जो वैल्यू आ रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी 5 पाई/6 पे, और ये वाली जो वैल्यू है फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगी, जो कि होगी 2 पाई - पाई/3 पे, 5 पाई/3। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई 0 से 2 पाई तक में जाऊंगा तो मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, मुझे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। 2 पाई से 4 पाई तक जाऊंगा तो फिर 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि यही का यही ग्राफ वापस से रिपीट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे -2 पाई से 0 आऊंगा तो भी 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो 2 सॉल्यूशन -2 पाई से 0, क्योंकि आपको -2 पाई टू 5 पाई जाना है। 0 से 2 पाई, एंड 2 पाई टू 4 पाई, और 4 पाई से 5 पाई जब आप जाओगे तो पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी बेटा, यहाँ तक कंप्लीट होगा। ये वाला 0 से लेके पाई वाला रिपीट होगा, 4 पाई से 5 पाई जाओगे तो ये आधा राउंड है, कंप्लीट राउंड है, और इसके बीच में एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो टोटल सॉल्यूशन जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 2 + 2 + 2 + 1, विच इज इक्वल टू 7 सॉल्यूशंस। ठीक है,
अब अगर यही मेरे को मिनिमम का ग्राफ बनाना रहता ना बेटा, तो ये जो ब्लैक वाला बचा ना, ये मिनिमम का ग्राफ हो जाता। अगर मेरे को मिनिमम का ग्राफ बनाना रहता तो ये ब्लैक वाला जो ग्राफ होता जो नीचे है, वो आपके पास क्या हो जाता, मिनिमम का ग्राफ हो जाता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। अगर इसी क्वेश्चन की जगह मान लो मैं क्वेश्चन ये दे देता आपसे, बेटा ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिखे ना मैंने, दो सॉल्यूशन यहाँ आ गए, दो सॉल्यूशन यहाँ आ गए, दो सॉल्यूशन यहाँ आ गए और एक सॉल्यूशन यहाँ आ गया, कितना हो गया सम। अब अगर मैं एक्स को बिलोंग कर लेता, मान लो मैं बोलता 0 to 100 पाए, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते इसी केस में, इसी क्वेश्चन के। 0 to 100 पाए आप बोलते कि सर 50 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होते हैं, 50 कंप्लीट रिवॉल्यूशन होते हैं, और 50 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एक रिवॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन है, तो 2 into 50 होगा ना सॉल्यूशंस, टोटल 50 सॉल्यूशंस, एक सो टोटल 50 रिवॉल्यूशन या 50 साइकिल, हर एक साइकिल में दो सॉल्यूशन, तो टोटल आपके पास 100 सॉल्यूशन। अभी क्लियर। तो ये क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो कभी भी ये मैक्सिमम मिनिमम आए तो डरना मत, अंडरस्टैंडिंग होगी तो हो जाते हैं कुछ। एक रिवॉल्यूशन में कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं जरा बताओ। एक रिवॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, और 0 to 100 पाई जब आप जाओगे तो कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन करोगे बेटा, 50 रिवॉल्यूशन करोगे ना, 50 साइकिल कंप्लीट करोगे। जब 50 साइकिल कंप्लीट करोगे तो टोटल सॉल्यूशन कितने आने चाहिए। चलो अब मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैं, इसको नोट कर लो आप लोग। देखो बेटा, ये जो आपकी बुकलेट में सॉल्व एग्जांपल है ना, थोड़े से हो सकता है आपको टफ पड़े, क्योंकि द रीजन इज वो जेई एडवांस और मेंस की बुकलेट सेम है सॉल्व एग्जांपल्स में, दैट्स व्हाई दोस कैन बी ऑन द टफर साइड एज वेल। ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है अपनी बुकलेट की, एक्सरसाइज 1 ही है आपके मेंस की,
इसके कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको अब कराता हूँ वन बाय वन करके, कुछ कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आपकी प्रैक्टिस अब हो जाए उसमें। हाँ, तो सबसे पहले मुझे तो एक ये फोर्थ वाला करके बताओ आप, सबसे पहला क्वेश्चन तो, बाकी फिर मैं आपके लिए और सिलेक्ट करके रखता हूँ। यस, चैप्टर तो लास्ट क्लास में ही खत्म हो गया था। वो एक क्वेश्चन बाकी था, वो भी फंक्शन का क्वेश्चन है एक्चुअली वो, बट ठीक है यहाँ डाल दिया था तो हम बात करेंगे। कर लिया हमने मैक्सिमम के लिए। ये दो क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी दोनों के सॉल्यूशन देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको मैं, क्योंकि अभी मैं करा दूंगा आपको आज की क्लास में, फिर बाकी तो आप ही को करनी है बुकलेट। कुछ भी नहीं यार, बेसिक एकदम सॉल्व करना है आपको। ये दो आएगा आपके पास पहले वाले क्वेश्चन के लिए, है ना। फोर्थ हो जाए जो इसका फिफ्थ करना, साइन एक्स इक्वल टू जीरो के लिए एक्स इज इक्वल टू एन पाई लिख दो, और कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई के लिए टू एन पाई, प्लस माइनस आपको पता है इसमें माइनस वन बाई टू आ जाएगा टू पाई बाई थ्री पे, टू पाई बाई थ्री लिख दो। अब आप ऑप्शन कौन सा कॉमन लोगे, तो टू पाई बाई थ्री अगर इसमें से कॉमन ले लोगे, क्योंकि सारे ऑप्शन जितने भी उनमें से टू पाई बाई थ्री कॉमन ले लिया है, तो ये तो प्लस माइनस वन बचेगा, टू पाई चला गया, थ्री था नहीं तो थ्री एन आ जाएगा। या थ्री के भी ले सकते हो, अलग अलग वेरिएबल भी चूज करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थ्री के प्लस माइनस वन टू पाई बाई थ्री, ये दिख रहा है, ठीक है। सेवंथ बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, खैर पता भी होना चाहिए बेटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पूरा एक लेक्चर मैंने इसी पैटर्न पे आपको समझाया भी था। याद आ गया। तो आपको मैंने ये बताया था कि वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इज इक्वल टू टू होता है। कब होता है दोस्तों, जब ए प्लस बी एंगल कितना होता था हमारे पास, 45 डिग्री, या फिर मैंने आपको ये भी बताया था 225 डिग्री, याद है क्या ये। और भी ऐसे बहुत सारे एंगल थे, और मैंने बोला था यार इससे बेटर कंडीशन ये लिख लो कि टेन ए प्लस बी अगर इक्वल टू वन था, टेन ए प्लस बी इक्वल टू वन था, देन इन दैट केस वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इज इक्वल टू टू था। ये प्रूफ करवाते टाइम बताया था। तो अगर इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करोगे ना, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय फोर, ये। अब वो एन की वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो 45 आ जाएगा, वन पुट करोगे तो 225 आ जाएगा, थ्री पुट करोगे तो इसका नेक्स्ट एंड सोन इनफाइनाइट डिफरेंट। बट ठीक है, अभी के लिए तो आपके लिए 45 इज सफिशिएंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो डेफिनेटली, देखो इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चैलेंजेस आएंगे आपके पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी घुसा है और ट्रिगो भी घुसा है, जब दोनों घुसा है तो चैलेंज तो आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन स्क्वायर थीटा
प्लस 2√3 टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करके देखो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। तो मैं अच्छे क्वेश्चंस उठा रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा चीजें जो है कॉन्सेप्चुअली थोड़ी सी डीप है। चलो, इसका आंसर आ गया आप लोगों का? क्या आ रहा है? मैं मेरी चॉइस के क्वेश्चंस लूंगा बेटा अभी, ठीक है? जो क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो क्वेश्चंस हो जाने चाहिए वो नहीं पिक कर रहा हूँ अभी मैं। आप, हाँ, मेरे को कुछ नया टाइप का दिख रहा है, उसी को पिक कर रहा हूँ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9th में मैं कुछ नहीं, कॉस में क्वाड्रेटिक बना दे बेटा और सॉल्व कर दे, आ जाएगा आंसर, है ना? तो इसीलिए मैंने 9th पिक नहीं किया है। 9th पर्टिकुलर पैटर्न है जो कवर भी किया है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चैलेंजेस है, यहाँ पे आपको चैलेंजेस है, और बहुत प्यारा सा चैलेंज है जिसके बारे में अभी तक अपन ने बात नहीं करी है, तो वो मैं उसके इसके थ्रू बताता हूँ। ये 2√3 टेन थीटा -1 इक्वल टू 0 है आपके पास। और जब टेन थीटा की वैल्यू आप निकालोगे दोस्तों, तो टेन थीटा की वैल्यू -2√3 प्लस माइनस √12 प्लस 4, 2 × 1 आएगा, जो कि -2√3 प्लस -4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, जो कि -√3 प्लस और माइनस 2 आएगा। तो दो वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, एक तो आ जाएगी -√3 +2, और दूसरी आ जाएगी -√3 -2। इसको कुछ इस हिसाब से ले सकता हूं मैं कि टेन थीटा, ऐसा करो एक बार, 2 -√3 ले लो, और एक बार की जो वैल्यू है वो माइनस कॉमन लेके 2 +√3 ले लो। ये दो वैल्यूज आ जाएंगे। अब ये दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कब आती है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये वैल्यू का आइडिया होना चाहिए कि 10 15 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो 2 -√3 होती है, और 10 75 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों? वो होती है 2 +√3। जो इस वैल्यू का पूरा ये वाली वैल्यू होती है इसका, बट नेगेटिव आपको यहाँ पे लिखना है, आपको पॉजिटिव नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है दोस्तों? नेगेटिव लिखना है। तो अगर मेरा सिस्टम में बनाने की कोशिश करूं, तो 2 -√3 मेरे पास कहाँ कहाँ पे आएगी भाई? 2 -√3 मेरे पास आ जाएगी, एक तो 15 डिग्री पे यहाँ पे, और एक 15 डिग्री पे यहाँ पे। ये दोनों कितना एंगल है? ये दोनों एंगल है 15 डिग्री का, राइट? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। बट -2 +√3 जो आएगा, ये 75 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव वाली है, तो ये यहाँ पे एक आएगा और एक ये यहाँ पे आएगा, सच दैट दिस एंगल वुड बी 75 डिग्री। ये एंगल 7, सॉरी, ये दोनों एंगल 75 डिग्री है, ठीक है? या फिर मैं बोल दूं कि ये एंगल 15 डिग्री है, राइट? तो मैं क्या इसको जनरल सॉल्यूशन में ये बोल सकता हूँ कि भाई ये दोनों जो है ना, इन दोनों को अगर मैं साथ में लिखूंगा, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा, तो मेरे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा कि इससे 15 डिग्री ज्यादा ले लेना, इससे भी 15 डिग्री ज्यादा ले लेना, इससे भी 15 डिग्री ज्यादा ले लेना, और इस लाइन से भी 15 डिग्री ज्यादा लेना। तो इन सबसे 15 डिग्री आपको ज्यादा ले लेना। कुछ अंडरस्टैंडिंग देखना लिखने के लिए। तो इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ यार, ये π/2 जो होता है ना,
उससे 15 डिग्री ज्यादा ले लेना, पाई बाई टू का कोई भी मल्टीपल, ये चारों पाई बाई टू के मल्टीपल्स होते हैं, राइट? कौन से? ये भी दोनों पाई बाई टू के मल्टीपल, और ये भी दोनों पाई बाई टू के मल्टीपल। दोनों को साथ में लिखने के लिए एन पाई बाई टू में से प्लस आप कर दोगे 15 डिग्री, 15 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 12। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आना चाहिए। अब आप एलसीएम लोगे तो 6n पाई प्लस पाई बाई 12 आएगा, तो 6n+1, ये आ जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए कि सॉल्यूशन लिखना भी कैसे है। वैसे तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू हो नहीं सकता, टेन थीटा डिफाइन नहीं होगा, एन पाई प्लस पाई बाई टू हो नहीं सकता भी, क्योंकि टेन थीटा डिफाइन नहीं होगा, एन पाई बाई 12 पे भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो एक अंडरस्टैंडिंग तो आपको ऐसे भी आ ही जाती है ऑप्शन देख के। इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शंस इजी हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। बट बस मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा था, देखो ये चैलेंजेस आने वाले हैं, इन चैलेंजेस पे कोई कंस्ट्रेन ही नहीं है, मैं भी इसको कोई लिमिटेड नहीं कर सकता, क्वेश्चन पे ही डिपेंड करते हैं ये सारी। बट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग ही आपको एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए नजर आएगी उसमें। चलो बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 10 पाई कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉट पाई साइन ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 जो मैंने आपको लिखा है, बेटा 22 भी तो मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए हैं इस पैटर्न के। और फोकस करो 23 में बताऊंगा। ये तो आपको समझ में आना चाहिए इसकी रेंज क्या होती है। क्या रेंज होती है बताओ इसकी? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज होती है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये जो सी जो है, वो बोल रहा है कि सी हमेशा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है। ये मॉड को अभी छोड़ दो आप, जहाँ मॉड दिख रहा है मैंने पढ़ाया ही नहीं, अभी तक पढ़ा ही नहीं है आपने, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर है मॉड का, तो डोंट गो इनटू इट। ठीक है, बट ये बस ये बोल रहा है कि मॉड इससे बड़ा है तो इसके नो सॉल्यूशंस आएंगे। मॉड वाला जहां भी इन्वॉल्व है अभी उसकी टेंशन ही मत लो ना, मॉड पढ़ा ही नहीं है तो क्यों आप अभी टेंशन लोगे। ये वाले क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो देख के रखा हुआ है इसने, टेन ऑफ पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई साइन थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 10, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, इसको नहीं छेड़ते हैं अपन। और इसको छेड़ छेड़ के 10 ऑफ, और इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देते हैं कि थीटा की जगह जो पाई कॉस थीटा है इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2 माइनस पाई साइन थीटा। माइनस पाई साइन थीटा को इधर लेके आऊंगा तो मेरे पास बच जाएगा एन पाई प्लस पाई बाय 2, और पाई कॉमन लेने के बाद कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। और अब क्या करूंगा, मेरे को तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो पाई को उड़ा दूंगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1/2। ये बचेगा। अब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, जरा बताओ। यहाँ पे जब आपने लिखा एन बिलोंग्स टू जेड,
n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z होना चाहिए, बट अब इस स्टेज पे n बिलोंग्स टू z नहीं हो सकती है। अब n बिलोंग्स टू z आप नहीं लिख सकते, आप लिखोगे कि भाई ये जो वैल्यू है ना cos थीटा, थीटा कुछ भी हो डजेंट मैटर, बेटा आंसर पे मत जज करो, अभी थोड़ा सा वेट करो, ये -√2 से +√2 के बीच में ही लाई करती है। जो एलएचएस साइट है, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, -√2 से +√2 के बीच में ही लाई कर रही है। और जब -√2 से +√2 के बीच में लाई कर रही है भाई साहब, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए ये n बिलोंग्स टू z थोड़ी लिख सकता, मैं n की वैल्यू 100 थोड़ी ले सकता, 100 + ½ तो इस रेंज में आएगा ही नहीं, तो m की वैल्यू की लिमिटेशन है मेरे पास, यहाँ पे लिमिटेशंस आएंगी, वो लिमिटेशंस ऐसी आएंगी कि n की वो वैल्यूज पिक करोगे आप जिसके लिए आपको क्या होने वाला है, उस रेंज में आएगा। जैसे n इज इक्वल टू, अगर मैंने 0 लिया तो n+1/2 आपके पास हाफ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ये -1/√2 से +√2 की रेंज में। n इज इक्वल टू 1 किया, n अगर इक्वल टू +1 किया तो आपके पास ये आ जाएगा 3/2 आरएचएस साइड, वो √2 से बड़ा आ गया, तो ये n इक्वल टू 1 नहीं चलेगा, और n इक्वल टू 2 या n इक्वल टू 3 या 4, ये सारी वैल्यूज जो है ना, ये सारी नहीं चलेगी, n इक्वल टू 0 ही चलेगा। और n इज इक्वल टू -1 पे देखोगे तो आपके पास -1/2 वैल्यू आ जाएगी, ये भी चल जाएगा। n इज इक्वल टू -2 पे -3/2 वैल्यू आ जाएगी, फिर ये चलना वापस बंद हो जाएगा। तो फिर n इज इक्वल टू अगर आप उठाओगे -2, -3, -4, तो सब रेंज से छोटे चले जाएंगे, ये भी नहीं चलेंगे। सिर्फ अब आप ये लिख सकते हो कि भाई cos थीटा प्लस sin थीटा जो है वो या तो n इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो n इक्वल टू 0 ले लो या -1 ले लो। सो देयर फॉर cos थीटा प्लस sin थीटा जो है वो या तो आप 1/2 ले लो, या cos थीटा प्लस sin थीटा जो है वो -1/2 ले लो। इन दोनों में से आप और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अब आपको फंडा पता ही है जो मैंने आपको बताया था यार, क्या करोगे इस केस में, √2 से मल्टीप्लाई डिवीजन वाला फंडा याद है? अब √(a² + b² वाला, √(a² + b² वाला, ये बहुत बेसिक लॉजिक लगा है क्वेश्चन में, कोई ऐसी बड़ी बात मैंने इसमें लगाई ही नहीं है, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास पूरा sin π/4 लिख देना इसको, और इसको cos π/4 लिख देना, तो sin π/4 + थीटा इज इक्वल टू 1/2 √2 आ जाएगा, या फिर sin π/4 + थीटा इज इक्वल टू -1/2 √2 आ जाएगा। समझ में आया? ये लास्ट स्टेप में रिपीट नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि ये चीज मैंने आपको, ये वाली स्टेप पूछ रहे हो क्या, मेहनत करो बेटा ये वाले स्टेप के लिए। ये पूरी एक क्लास में मैंने बताया था लेटर पार्ट में कैसे करते हैं, √(a² + b² से, ये अब आपको खुद को क्लिक होनी चाहिए। यही वाली पूछ रहा है ना, ये वाली क्लिक होना चाहिए बेटा। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोगों को फाइट मारो, अगर नहीं समझ में आ रही है ना, तो प्रीवियस कहीं ना कहीं पढ़ाई हुई है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं बताता डिटेल, आपको पता है कि अगर नहीं पढ़ाई हुई है या दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ तो बता देता हूँ। बट अब तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। हाँ, n इज इक्वल टू 0, और ये वाला जो आपने यहाँ पे पिक किया है इसके लिए अपना लॉजिक है भाई, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ये वाली जो वैल्यू है ना n+1/2, इट विल नॉट लाई इन दिस रेंज, और नॉट लाई इन दिस रेंज, तो यू कैन नॉट पिक इट, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए 3/2 है, ये कोई भी वैल्यू नहीं पिक कर पाओगे, n इक्वल टू -2 भी पिक नहीं कर पाओगे, आप जो पिक कर पाओगे वैल्यू वो सिर्फ n की दो वैल्यूज, n की वैल्यू 0 और n की वैल्यू -1, बस दो वैल्यू पिक कर पाओगे। दोनों के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख दिए, 1 0 पुट करोगे तो 1/2, और -1 पुट करोगे तो -1/2, और उसके हिसाब से सॉल्यूशंस निकाल ली, ठीक है। देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैप्टर इज अ डिफरेंट थिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग इज अ डिफरेंट थिंग।
आपको थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कैसे ये दुनिया को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ जो आपको चैलेंजेस देंगे। ऐसा नहीं है कि वो पार्ट हमने कहीं पढ़ा नहीं है, पार्ट तो हमने पढ़ा है, बट क्वेश्चन थोड़े से चैलेंजिंग है। अब इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, cos p थीटा इक्वल टू cos q थीटा, p इज नॉट इक्वल टू q। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करके देख लो दोस्तों। चलो, दो क्वेश्चन आ गए होंगे, 24 और 25। 24 के लिए अब टाइम दे चुका हूं, आप लोग कर देना। cos p थीटा इज इक्वल टू cos q थीटा है, जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू कर दे। तो cos p थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, सॉरी ये तो है ही, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन। ये बोलेगा p थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्यू थीटा। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा को एक्साइट कर दो, थीटा कॉमन ले लो। अब ये माइनस प्लस हो, प्लस माइनस हो, फर्क क्या पड़ता है? एक बार माइनस लेने का है, एक बार प्लस लेने का है। मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लिया था, तो यहाँ पे माइनस प्लस आ गया, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, ये और ये दोनों है तो सेम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने वो दिया है, बाकी है वो यही पैटर्न पे। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि उसको प्रोसीड कैसे करने का है। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, सॉल्यूशंस की जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो। चलो आ गया। साइन कॉस में एंगल अलग अलग है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आप देखोगे, बाहर आपके पास साइन है,
और यहाँ पे कॉस है, और यहाँ पे एन पाई प्लस माइनस करके पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले तो यही बेटर होगा कि हम लोग कर लेते हैं कॉस में कन्वर्ट। हम इसको कर लेते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 4 टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कॉट थीटा। ये आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। सो देयरफॉर यू कैन राइट इट लाइक पाई बाय 4 टेन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 माइनस प्लस पाई बाय 4 कॉट थीटा। यार इन लोगों ने थोड़ा सा लेंदी जाएगा, इसका दूसरा तरीका निकालेंगे, देख लेते हैं पहले। और इधर जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 कॉमन लेने के बाद में टेन थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। और ये पाई पाई यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जाएगा कि टेन थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा जो है दिस शुड बी 8 ऑफ n प्लस माइनस 4 टाइप का, प्लस माइनस 2 टाइप का आपके पास आना चाहिए। अब इसके लिए बेटर ये होगा कि इस मेथड से घुसने की जगह अगर इसको अपन उड़ा दें, तो मैं तो और इसमें आपको ये बोलूंगा कि यार ऐसा करो ना, इसको अपन थोड़ा सा इधर कर देते हैं और इस क्वेश्चन को, वो क्वाड्रेटिक बनेगी उधर से और बहुत माथापच्ची है प्लस माइनस करने के बाद में, वो मैं समझ गया उधर से सॉल्व करने में। इसकी जगह हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देख लो। क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लो ये वाला ऑप्शन मैंने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा साइन ऑफ पाई बाय 4 ये कॉट थीटा ही हो जाएगा। इनफैक्ट टेन पाई प्लस पाई बाय 4 पुट करोगे ना तो कॉट ऑफ पाई बाय 4 ही आएगा, और ये आ जाएगा कॉस ऑफ पाई बाय 4, और ये 10 पाई बाय 4 आ जाएगा। ये आ रहा है क्या समझ में क्या हुआ? 10 ऑफ, अगर मैं n पाई प्लस पाई बाय 4 पुट करता हूं कॉट के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉट ऑफ n पाई प्लस थीटा वुड ऑलवेज बी इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। तो अगर मैंने यहाँ थीटा की जगह, कौन से, ये थीटा की जगह और ये वाले थीटा की जगह अगर ये पूरी वैल्यू पुट करी, तो ये आ जाएगा कॉट एन पाई प्लस पाई बाय 4 इज कॉट पाई बाय 4, और टेन एन पाई प्लस पाई बाय 4 इज टेन पाई बाय 4। तो डेफिनेटली ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 4, और कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 और टेन पाई बाय 4 की भी वैल्यू 1। तो वट एवर द एन में भी डजेंट मैटर, ये 1/√2 इक्वल टू 1/√2 आने वाला है ओरिजिनल। तो ये सेटिस्फाई तो आपको करना ही वाला है हमेशा, क्योंकि एन पाई प्लस पाई बाय 4 में नेचर सेम है। यहाँ पे अगर आप जाओगे, अब देखो ये वाला तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, आप पुट करके देखना, क्योंकि 2n पाई प्लस माइनस पे ना कॉट और टेन में आपस में चेंजेस आते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। एन पाई माइनस थीटा अगर आप करोगे, क्या करोगे, एन पाई माइनस थीटा, तो यहीं पे अगर मैं कॉट को एन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो माइनस कॉट थीटा होता है बेटा, वो होता है माइनस कॉट थीटा। तो जब ये ऑप्शन आप पुट करोगे, ध्यान देना, ये ऑप्शन पुट करोगे तो आप इसको मिल जाएगा आपके पास साइन ऑफ पाई बाय 4 विल रिमेन एज इट इज, ये माइनस कॉट पाई बाय 4 मिल जाएगा आपके पास। जो यहाँ पे प्लस कॉट पाई बाय 4 मिल रहा था वो यहाँ पे माइनस कॉट पाई बाय 4 मिल जाएगा एन पाई माइनस पाई बाय 4 से, है ना। कहाँ से आ रहा है, ये अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले हैं बेटा, ये सारे अलाइड एंगल के फॉर्मूले से निकाले मैंने। और ये कॉस ऑफ पाई बाय 4 ये भी माइनस 10 पाई बाय 4 हो जाएगा एलाइड एंगल से, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो ये ध्यान दे दो कि एन पाई आपको पता है कहाँ पे होता है, एन पाई होता है आपके पास यहाँ पे। यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करते हो एलाइड एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं,
जो पहला वाला ऑप्शन था आपके पास, पहला वाला ऑप्शन एन पाई प्लस पाई बाय फोर आपको ऐसे ले जाता था, तो दोनों केस में क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे, और थर्ड या फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो टेन और कॉट की साइन भी सेम होगी, क्योंकि दोनों केस में पॉजिटिव होता है। ये जो सेकेंड वाला केस में ले रहा हूँ, कौन सा, ये वाला केस, इस वाले केस के अंदर आप यहाँ पे ले रहे हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन द सेम, इसीलिए यहाँ पे कॉट ही आया है, यहाँ पे टेन ही आया है, बट नेगेटिव साइन, बिकॉज सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे जब आप ये लोगे ना, तो आपको यहाँ पे बच जाएगा साइन ऑफ माइनस पाई बाय फोर इंटू वन, और यहाँ पे बच जाएगा कॉस ऑफ माइनस पाई बाय फोर, क्योंकि एक माइनस एडिशनल है, ये वन। तो साइन को दिक्कत होती है, ये साइन बाहर नेगेटिव भेज देता है, कॉस बाहर नहीं भेजता है, तो ये माइनस वन बाय रूट टू इक्वल टू रूट टू टाइप वन बाय रूट टू टाइप का आएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो दैट्स वाई ये सॉल्यूशन नहीं आएगा। और टू एन पाई प्लस माइनस में भी दोनों साइन सेम आएंगे, क्योंकि आप या तो यहाँ पे जाओगे इस केस में, या तो यहाँ जाओगे टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर पे, तो दोनों साइन प्लस और माइनस दोनों का केस आएगा, सेम इसमें भी दोनों का केस आएगा, इसीलिए ऑप्शन ए ही आंसर होगा। तो ये ऑप्शन से घुसना पड़ा अपन को, अगर मैं ऑप्शन से नहीं घुसता ना बेटा, जो पहली वाली मेथड करी थी, उसमें बहुत सारे केसेस बनाने पड़ते हैं मेरे को। तो कुछ इस तरीके से बेसिक नॉलेज है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट ओनली रिलेटेड विथ, कि आपको नॉलेज है, थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है क्वेश्चन के हिसाब से आपको। अब इसमें क्या मेनली ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो बहुत ही कम यूज हो रही है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए, अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ बेटा, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मेथड में कोई कंस्ट्रेन नहीं है बेटा, जो जिस टाइम पे क्लिक हो जाए। दो क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ थीटा। इसको भी आप ऑप्शन के हिसाब से ही सोचो, 36 वाले का। थर्टी सिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 50।
चलो 36 का जो क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन में आप लोगों ने देख ही लिया होगा क्या होगा। देखो इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो आ रही है। मैं आपको एक एक ऑप्शन पुट करके बता देता हूँ कि मान लो अगर मैं ये लेता हूँ एन पाई माइनस अल्फा लेता हूँ, तो एन पाई माइनस अल्फा जो है, ऑप्शन डी की बात कर रहा हूँ सबसे पहले मैं। तो ऑप्शन डी पे जो एन पाई माइनस अल्फा होता है, एन पाई आपको पता है कहाँ पे होता है? एन पाई भाई साहब यहाँ दोनों पे होता है। अभी एन पाई माइनस अल्फा अगर मैं करूंगा तो माइनस अल्फा यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन द सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो साइन थीटा है मेरे पास, और साइन थीटा को अगर मैं एन पाई माइनस अल्फा लिख देता हूं मान लो, तो अब मैं इसको क्या लिखूं? प्लस साइन अल्फा लिखूं या माइनस साइन अल्फा लिखूं? दोनों पॉसिबिलिटीज बनती हैं यहाँ पे मुझे, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन अल्फा करके आएगा, यहाँ प्लस साइन अल्फा करके आएगा, और आपको तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा चाहिए, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन सी के बारे में बात करूं, ऑप्शन सी मुझे बोलेगा एन पाई प्लस अल्फा ले ले दोस्त, तो एन पाई अगेन मेरे पास एन पाई यहाँ पे आएगा, और प्लस अल्फा अगर मैं करूंगा तो प्लस अल्फा या तो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, और दोनों में से कहीं भी आएगा तो साइन यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो साइन बोलेगा ना, मैं ये भी ना लूंगा। फिर टू एन पाई माइनस अल्फा अगर मैं लूंगा, तो टू एन पाई माइनस अल्फा ऑप्शन बी अगर मैं लूंगा, तो टू एन पाई माइनस अल्फा ये आ जाएगा, टू एन पाई माइनस अल्फा, क्योंकि टू एन पाई क्या होता है, टू एन पाई सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है। तो भाई साइन को दिक्कत है, साइन बोलेगा कि मैं तो माइनस दूंगा भाई, तो साइन इसको भी मना कर देगा, कॉस इसको एक्सेप्ट कर लेगा, सेकंड वाले को कॉस एक्सेप्ट कर लेगा, कॉस का नेचर पॉजिटिव ही आएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए ठीक है, बट साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए ये वाला ऑप्शन दोनों को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ले जाएगा टू एन पाई प्लस अल्फा से, तो ये यहाँ से आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएगा, जो साइन जो है साइन आ जाएगा प्लस में, और कॉस जो है कॉस आ जाएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये, फंडे को अगर आपने सीख के रखा और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, एलाइड एंगल्स वगैरह, आपके आंसर्स मैच होने लगे। डी ओनली वर्क्स फॉर कॉस। कॉस को, कॉस के लिए भी डी वर्क नहीं कर पाएगा बेटा, डी तो दोनों के लिए, सी और डी तो दोनों के लिए काम नहीं करेंगे, बी जरूर वर्क कर सकता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा टेन टू थीटा इक्वल टू वन, इसका सॉल्यूशन आप बताओ। ये भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वन में आपको बता चुका हूं बेटा। आपको आपको या अभी मैंने जो बताया था उससे ही रिलेट करके बताया था बेटा। वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन ए इंटू वन प्लस टेन बी इज इक्वल टू, अगर टू रहता था ना, जो मैंने अभी बताया था ए प्लस बी वाला फंडा, इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलता है। सो देयर फोर यू कैन से टेन ए प्लस टेन बी इंटू टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू वन अगर आ रहा है, जो कि इस केस में है, जो आपके पास गिवन केस है, इस केस में ये टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू वन। तो आइडियली जो आपके पास सॉल्यूशन आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए कि ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एन पाई प्लस पाई बाय फोर आना चाहिए। करेक्ट बोल रहा हूं मैं, जो अभी मैंने लिखा था। अपन को प्लस वन है माइनस वन है, प्लस वन ही है ना भाई। तो आप बोलोगे कि देखो सर अगर ऐसा है तो एक ए की जगह थीटा है और बी की जगह टू थीटा है, तो दिस इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय फोर, and therefore theta must be equal to n pi by 3 plus pi by 12. n pi by 3 plus pi by 12. अब इसका आंसर जरा बताओ तो, यही है क्या? आंसर चेक करके बताओ जरा क्या है आंसर इसका, क्या सी है क्या? देखो आंसर ए तो बिल्कुल नहीं,
ए तो बिल्कुल नहीं, बी भी बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे सर सी है, सी आ रहा है आपके पास, बट यहाँ पे एक लोचा आएगा। अब ये लोचे की मैं बताता हूँ, ये लोचा क्या आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझना। 10 दिक्कत देता है आपको कहीं कहीं। आंसर एकदम सही है, टाइपिंग एरर नहीं है, ऑप्शन डी ही आएगा, नन ऑफ दिस ही आएगा। भले ही आपका ऑप्शन सी से बिल्कुल मैच हो रहा है, बट इसमें कुछ तो लोचा है। अब कुछ तो लोचा क्या है उसके बारे में बताता हूं मैं। अब देखो भाई, आपने लिख दिया, आपने बोल दिया कि सर थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 ले लो, प्लस पाई बाई 12 ले लो, और एन आप कोई भी इंटीजर ले लो। मैं बोलूंगा ये ठीक है यार, सही आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं, बट द प्रॉब्लम इज ये टेन थीटा ना बहुत जगह डिफाइन नहीं होता है यार। अगर इसमें कोई ऐसा एंगल किसी भी एन के लिए फंस गया जिसके लिए या तो टेन थीटा डिफाइन नहीं है या तो टेन टू थीटा डिफाइन नहीं है, तो आपको आ जाएगी दिक्कत। ठीक है, अब वो कैसे प्रिडिक्ट करोगे? आप देखो, एन इज इक्वल टू टू पुट करके देखो जरा थीटा कितना आता है। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, वो सोचोगे तो ही पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलेगा। एन इक्वल टू टू अगर आप लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ, एक सेकेंड ना, पाई बाई 12, हाँ, एन इज इक्वल टू टू के लिए थीटा आपके पास कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12 आ जाएगा। परफेक्ट। कुछ वैल्यू आ जाएगी न्यूमेरिकली, टू थीटा कितना आ जाएगा? टू थीटा आ जाएगा आपके पास 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज तो थीटा भी हुआ है दोस्तों, यहाँ पे यूज तो थीटा भी हुआ है। देखो यहाँ पे थीटा भी आया और यहाँ पे टू थीटा भी आया, दोनों एंगल आए हैं 10 के लिए। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना टू थीटा की, इसको कैलकुलेट करके देखो, ये आई थिंक ये पाई बाई 6 को लिख के रखा है, ये पाई बाई 6 आएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2 दोस्तों। और जहां 3 पाई बाई 2 आ गया, तो बेचारा ये वाला जो टेन टू थीटा है, ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ ना। और ये डिफाइन नहीं हुआ तो ये सॉल्यूशन में आ सकता है क्या? ये सॉल्यूशन में आ सकता है क्या कि नहीं आ सकता बेटा? एन इज इक्वल टू टू को आप सॉल्यूशन में नहीं पिक कर सकते। एन इक्वल टू 0 को आप पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन इज इक्वल टू 1 को आप पिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन इज इक्वल टू 2 को आप पिक नहीं कर सकते हो। एन इज इक्वल टू 3 भी आप लोगे तो आप पिक कर पाओगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अरे भाई, ये टू थीटा है रे भाई, टू से मल्टीप्लाई कर दिया है तो पाई बाई 6 हो चुका है। इसको टू से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा? 4 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, आई थिंक ये 3 पाई बाई 2 ही आना चाहिए ना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार। तो n इज इक्वल टू, ये जो आपने यहाँ पे लिख के रखा है ना दोस्तों, n इक्वल टू जेड, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए नन ऑफ दिस आपका आंसर है। कि ठीक है, सारे सॉल्यूशन इसके फॉर्मेट में, बट ये जो n बिलोंग्स टू z आपने लिख दिया ना यहाँ पे, ये सारे n के लिए नहीं है भाई, सिलेक्टेड n के लिए है। तो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, के इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन सी इसीलिए हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि इनकी सारी इंटीजर वैल्यूज काम नहीं करेंगी बेटा, इनकी सारी इंटीजर वैल्यूज यहाँ पे काम नहीं करेगी। और इनफैक्ट n इक्वल टू 1 भी काम कर रहा है क्या? n इक्वल टू 1 आ जाएगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, राइट? तो उसके लिए टू थीटा काम करेगा क्या? हाँ, टू थीटा काम करेगा, उसके लिए करेगा। n इक्वल टू 0 काम करेगा, n इक्वल टू 1 काम करेगा। ये एक्चुअली एक बार का कंप्लीट रोटेशन आपको चेक करना पड़ता है चीज। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। एक बार के कंप्लीट रिवॉल्यूशन की ये जो थीटा की वैल्यू आई है ना, ये एक बार का कंप्लीट रिवॉल्यूशन आप चेक कर लो। एक बार के कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो जो एन की वैल्यू नहीं आ रही है, जैसे एन इक्वल टू 2 नहीं आ रहा है, आई थिंक एन इक्वल टू 0 1 आएगा, 2 भी चलेगा, टू टू नहीं चलेगा, 3 चलेगा, 3 के बाद में 4 भी चलेगा, 4 के बाद में 5 भी चलना चाहिए शायद। बस
ए की वैल्यू निग्लेक्ट होगी उसके हिसाब से सॉल्यूशन लिखते हैं। वो आपको ऑप्शन बता देगा कि फिर आंसर कभी भी ऐसी सिचुएशन में क्या लिखना। बट अभी के लिए अब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये डी इसका आंसर क्यों है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 वाला। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है बेटा, रेंज वाले क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 है ना, ये भी बहुत कॉमन पैटर्न का क्वेश्चन है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ पे, अब आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपके पास a cos ऑफ x प्लस 5 साइन ऑफ x है, तो इसकी अपने आप की रेंज जो होती है वो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 25 से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 25 तक होने जाती है। अब अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, ध्यान देना, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए बेटा, तो ये जो 13 है ना, इस 13 को आना चाहिए इस रेंज में। किस रेंज में? ये रेंज जो मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आएगा इस रेंज में तो ही सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन मिलने नहीं वाला, आपको पता ही है। अब a इज इक्वल टू 12 एक ऐसा नंबर है, a इज इक्वल टू 12 के लिए रेंज होती है -13 से +13 तक, -13 से +13 तक। तो a इक्वल टू 12 पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अगर a ग्रेटर देन 12 होगा, a अगर ग्रेटर देन 12 होगा, तो डेफिनेटली ये वैल्यू 13 से बड़ी आ जाएगी, है ना। a इज इक्वल टू 12 होगा, तो आप ये देखो कि ये वाली जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 25, ये अगर a इक्वल टू 12 रहता है तो 13 का स्क्वायर हो जाती है, और अगर a 12 से बड़ा होगा तो 13 के स्क्वायर से बड़ी होगी, तो ये 13 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस पे भी सॉल्यूशन मिलेंगे, इस पे भी सॉल्यूशंस मिलेंगे। बट जैसे ही अगर a लेस देन 12 आपने रख दी दोस्तों, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव वैल्यूज की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ पे। अगर ए आपने 0 से लेकर 12 के बीच में लिख दी, तो आपको डेफिनेटली नो सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 13 से छोटी हो जाएगी। कौन सी? ये वाली। ठीक है, अब डेफिनेटली ए 0 से लेकर 12 तक है, और जब ए की साइन से मतलब नहीं है, तो डेफिनेटली -12 से +12 के बीच की जो भी वैल्यूज है वो सॉल्यूशन नहीं देंगी। बाकी तो सारी वैल्यूज, अगर -12 से +12 के बाहर अगर आप कुछ भी ले रहे हो, या -12 या +12 भी ले रहे हो, तो भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, -14 से +14 के बीच में तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। -13 से लेके, इस केस में -14 से -13 के बीच में भी सॉल्यूशन मिलेंगे, और 13 से लेके 14 के बीच में भी सॉल्यूशन मिलेंगे। इसमें भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, बट आपको पूरी द कंप्लीट इंटरवल बताना है कि किस कंप्लीट इंटरवल में सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो -12 से +12 इज द कंप्लीट, इसमें भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये -8 टू +8 या -10 टू +10 ऑलरेडी ये -12 टू +12 में इंक्लूडेड होता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास बी आएगा। मल्टीपल चॉइस होते हैं कि कौन कौन से में सॉल्यूशन नहीं आएंगे, तो ए बी सी तीनों हो जाते हैं। किस किस में नहीं आएंगे अगर पूछता, तो ए बी सी तीनों है, बट कंप्लीट इंटरवल पूछ रहा है तो ऑप्शन बी आएगा बेटा।
इस टाइप के क्वेश्चन जो रेंज पे बहुत सारी चीजें, बहुत जगह ये लोग क्या करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, या इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली जेई मेंस लेवल तक। चलो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 57। देखो कुछ क्वेश्चंस बीच में लिए नहीं है जिसमें मॉड वगैरह इन्वॉल्व। क्या प्रॉब्लम आ रही है मृदुल, ये बताओ बेटा पहले। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया ये बताओ ना मेरे को, तो मैं उसको उस पार्ट को बताऊं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आई, क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहा है ये समझ में नहीं आई। ये रेंज पता है, ऐसे निकालते हैं इसकी रेंज, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की। तो बस ये 13 उस रेंज में आना चाहिए क्या? देखो सॉल्यूशन चाहिए नहीं चाहिए, राइट, हैज नो रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, राइट। अब रियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एलएचएस और आरएचएस कभी बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है ये हमेशा कभी भी 13 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं इसको बोलूं कि भाई अगर ये मेरे पास -10 टू +10 है, या फिर मैं -12 टू +12 बोल दूं, या फिर मैं इसको बोल दूं कि -13 से +13 के बीच में है, या फिर मैं बोल दूं -14 से +14 के बीच में है, तो मेरे को बता कि किसमें सॉल्यूशंस, अगर इन चार केस लूंगा तो किसमें सॉल्यूशन मिलेंगे और किसमें नहीं मिलेंगे। अगर आरएचएस में 13 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली सिर्फ ये अकेला ही सॉल्यूशन देगा, ये सॉल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि -10 से +10 के बीच की वैल्यू है और यहाँ 13 लिखा है, तो कहां से सॉल्यूशन आ जाएगा भाई। सिमिलरली ये भी नहीं देगा, सिमिलरली ये भी नहीं देगा। बट हाँ अगर इसकी जगह -13 टू +13 में इंक्लूड करवा दूं तो ये सॉल्यूशन दे देगा, क्योंकि 13 मिल गया आपको। तो अब आपको बस यही कोशिश करनी है भाई साहब कि जो आरएचएस में है इसकी जो रेंज है वो -13 से +13 ओपन इंटरवल में रहे, ये वाले इंटरवल में रहे एक्सट्रीम केस पे। इसमें रहेगी तो भी चलेगा, इसमें रहेगी तो भी चलेगा, बट एक्सट्रीम केस ये वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे -√(a²+b) इससे लेके यहाँ तक था। तो ये केस आता है जब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको क्लिक कर देना चाहिए। 5, 12 एंड 13 आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो a की वैल्यू अगर मैं 12 पुट करूंगा तो ये 13 आ जाएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा। आया समझ में? वो 12 से बड़ी पुट करूंगा तो फिर ये वाले केसेस बनने लग जाएंगे, जैसे ये वाला केस बना, 13 से बड़ी जाने लग जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। तो इसीलिए मेरे पास अगर पॉजिटिव वैल्यू लूंगा ये, और अगर नेगेटिव वैल्यू भी कंसीडर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे से साइन को फर्क नहीं पड़ता है, रेंज को फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मेरा आंसर बी आ जाएगा। ठीक है। इन इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन से करेंगे अपन। और अब पूरी इन चैप्टर भी मैंने काफी कुछ करवा दी है आपको, एक्सरसाइज 1 की भी अच्छे क्वेश्चन सारे करा दिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो। एक्सरसाइज 1 भी आपके लिए हो सकता है चैलेंजिंग हो, 1 भी चैलेंजिंग होती भी है, क्योंकि हो सकता है बहुत जेई मेंस घुसे। प्रैक्टिस का खेल है बेटा ये पूरा। बट अब ये आपको खुद को ही सॉल्व करनी है। कभी डाउट डिस्कशन में बैठेंगे तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो इसमें बहुत बेसिक है, आपको 2 sin² -4 sin -sin+2 > 0 करना है। 2 sin कॉमन लोगे, sin -2 बचेगा, -1 कॉमन लोगे, sin -2 बचेगा, > 0 करोगे तो ये आ जाएगा 2 sin -1 इंटू साइन -2 मस्ट बी > 0। और इस पैटर्न पे हम लोग सॉल्व कर ही चुके हैं भाई, कि एक 1/2 आएगा। आई थिंक सेम क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, पता नहीं। ये पॉजिटिव आएगा, बट आपको तो बात करनी है सिर्फ -1 से +1 के बीच में। तो -1 से +1 के बीच में अगर इसी रेंज में आपका आंसर चाहिए और आपको चाहिए पॉजिटिव भी, तो आपके पास साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? -1 से लेके +1/2 तक चलेगा, 1/2 पे ओपन ब्रैकेट हो जाना चाहिए, है ना। 1/2 से 1 पे नेगेटिव है तो चलेगा नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, और 1 से ऊपर तो कभी वैल्यू आ नहीं सकती साइन की, इसीलिए सॉल्यूशन। तो वही -1 से +1/2, अब आप देख लो कहाँ से कहाँ तक आती है। +1/2 आपके पास यहाँ पे आती है वैल्यू, +1 यहाँ पे आती है, +1/2 यहाँ पे आती है, यहाँ पे 0 आती है, और यहाँ -1 आती है। तो आपको जो वैल्यू डिजायर्ड है वो 1/2 से छोटी डिजायर्ड है, 1/2 से 1 के बीच में, तो ये वाली पूरी वैल्यूज आएंगी। ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चालू करोगे, तो आपको 0 से 2 पाई के बीच में कैलकुलेट करना है दोस्तों। 0 आपके पास यहाँ पे आता है, 0 से चालू करोगे तो सबसे पहले 0 से लेके यहाँ तक की हो गई, तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास 0 से लेके π/6 तक का, है ना। नॉट इंक्लूडेड है तो 0 को इंक्लूड कर दो, 0 पे 0 को इंक्लूड कर दो, π/6 को इंक्लूड मत करो, क्योंकि 1/2 को इंक्लूड नहीं करना। उसके बाद फिर यहाँ से चालू हो जाओगे, ये एंगल है 5π/6, तो 5π/6 से लेके तो फिर पूरा ही चले जाओगे 2 पाई तक, 2 पाई यहाँ पे खत्म भी हो जाएगा, तो फिर ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास 5π/6 टू 2 पाई। 0 नॉट इंक्लूडेड, डेफिनेटली नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में इंक्लूडेड, इस रेंज में इंक्लूडेड नहीं है इसीलिए। तो 5π/6 से लेके 2 पाई तक, ऑप्शन डी। बेसिक है, कुछ भी नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा इनइक्वालिटीज के साथ में ट्रिगो को मिक्स करना है यार, और क्या है। ग्राफिकली भी आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस वुड बी अवर लास्ट क्वेश्चन। अब आपको पता चल ही गया होगा क्या क्या करना है।
3 tan² प्लस 4 sin² अगर आपके पास है तो इसको लिख दो 3 sin² बाय cos² माइनस 4 sin² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आप sin² को कॉमन ले लोगे तो यू आर लेफ्ट विथ 3/cos² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब इसको एलसीएम लोगे तो 3 - 4 cos² डिवाइडेड बाय cos² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा ये tan²x √3 - 2 cos x एंड √3 प्लस 2 cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में सबसे पहली चीज tan x इक्वल टू 0 हो जाएगा, चलेगा। बाकी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा 10x, तो 10x को तो कोई दिक्कत है ही नहीं इस केस में, ये तो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही हो जाएगा। बस आपको ये बोलेगा कि x इज इक्वल टू ना एन पाई वाले सॉल्यूशन को इंक्लूड कर लेना, बस x इक्वल टू एन पाई वाले सॉल्यूशन को इंक्लूड कर देना है, क्योंकि tan² जो है वो अगर 0 भी हो गया तो भी चल जाएगा। tan² x 0 जब होगा जब x इक्वल टू एन पाई होगा। अब बचा हुआ जो रहेगा आपके लिए वो क्या रहेगा, वो रहेगा √3 - 2 cos x इंटू √3 प्लस 2 cos x। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -2/√3 -√3/2 नॉट 2 -√3/2 एक आ जाएगा और एक √3/2 आ जाएगा। ये नेगेटिव रहेगा तो ये कुछ बोलेगा, पॉजिटिव चाहिए तो -√3/2 से +√3/2। सो देयरफॉर cos x मस्ट बी लाइंस बिटवीन -√3/2 टू +√3/2। ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। अब cos x कहां से कहां तक लाई करता है, -√3/2 से +√3/2, तो ये +√3/2 होता है, ये भी +√3/2 होता है, और यहाँ पे कहीं पे आता है -√3/2। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं 2n पाई प्लस पाई/6 जो कि ये एंगल होगा, जो कि ये वाला ऑप्शन होगा, 2n पाई प्लस पाई/6 से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई/6 तक जाऊंगा, तो ये वाले सारे पोर्शन का मेरे पास आंसर आ जाएगा जो कि सही है। बट इसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि पाई/2 वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपको करना पड़ेगा एलिमिनेट। तो आई थिंक ऑप्शन डी वुड गो गुड, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किया है बेटा। 2n पाई प्लस पाई/6 से लेके 2n पाई प्लस 5 पाई/6 तक अगर जाओगे ना, तो कवर तो ये सारे एंगल यहाँ भी हो जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज एक एंगल ऐसा होगा जो आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि 10 डिफाइन नहीं होगा उस केस में, ये डिफाइन नहीं होगा। जैसे पाई/2 इस केस में आएगा तो पाई/2 पे ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लो क्या है, इसका आंसर एक बार चेक कर लो क्या है। पीछे क्या देखे रखा हुआ है, आंसर डी इसीलिए ही देखे रखा हुआ कि बी आ तो रहा है एग्जैक्ट से, ये बस एक वैल्यू को उसमें एलिमिनेट करवाना है आपको।
ठीक है बेटा, तो ये क्लियर है आपको सबको? तो ये समझना पड़ेगा बेटा, ये डिफाइन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा झोल हो जाता है। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये आंसर पूरा आ रहा है, बट इसमें एक एंगल सिर्फ दिक्कत दे गया, जो कि ये π/2 के करस्पॉन्डिंग वाले एंगल्स हैं, ये वाले एंगल्स हैं। ये एंगल्स भी इनने इंक्लूड कर दिए, जिसको बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं होता है। दैट्स व्हाई, और कुछ नहीं। बाकी तो आंसर ठीक है, वो अपन भी आंसर लिखेंगे तो यही लिखेंगे, बट इसमें से सिर्फ एक एंगल माइनस कर देंगे। कौन सा एंगल माइनस करेंगे? अपन बोल देंगे कि π/2 का जो मल्टीपल है, जो कि 4n+1 इस केस में आएगा, इसको अलग हटा दो, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो वो ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दिस दे दिए। ठीक है, तो चलो अब बचा हुआ आप लोग प्रैक्टिस करना। संडे के दिन जो है, उस दिन जो भी डाउट रहेंगे वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में इक्वेशंस इन इक्वेशंस वाला नया चैप्टर चालू करेंगे। अब बाकी जो है बेटा, क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस है, सॉल्यूशंस देखो। प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशंस देखना और समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना।